तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ड्रीम 11 का सीज़न चल रहा है और रोज़ अलग अलग लिंक में अलग अलग लीग चल रही है। जैसे BBL चल रही है, उसके बाद श्रीलंका प्रीमियम लीग चल रहा है और भी बहुत सारे मैचेस चल रही है। और रोज़ जो है ना टीम लग रहे हैं, रोज़ लोग करोड़पति बन रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे करोड़ों युवा हैं जिनको ड्रीम 11 पे बिलीव नहीं हो रहा है। तो आखिर बिलीव नहीं होने का रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा जो इसका रीज़न है ना कि हम कभी जीत नहीं पाते हैं या फिर हम अपने आसपास किसी विनर को नहीं देख पाते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि हम रोज़ टीम लगाते हैं और रोज़ हमारा लॉस ही हो रहा है? आखिर हम क्यों नहीं जीत रहे हैं? तो रोज़ कोई ना कोई जीत रहा है और हमें बिलीव नहीं होता है कि ड्रीम 11 वास्तव में पैसे देती है। तो होता क्या है कि जिन चीज़ों को हम नहीं देख पाते उन चीज़ों पे हमें बिलीव नहीं होता है। तो आखिर ये बिलीव कैसे हुआ कि ड्रीम 11 पैसे देती है? और आखिर हम क्या गलतियां करती हैं जिसकी वजह से हमारा जो टीम है वो कभी भी जो रैंक होती है रैंक में ऊपर नहीं आ पाती है। ना तो हमारा रैंक 100 के अंदर आता है, ना ही हमारा रैंक फर्स्ट आता है और ना ही 1000 के अंदर आता है। तो भाई आखिर क्या करनी होगी जिसकी वजह से जो हमारा रैंक है एक परफेक्ट विनिंग जोन में जाए और करोड़ों नहीं लेकिन लाखों या फिर 1000 में जरूर विन कर पाए। अगर हम 49 की टीम लगाते हैं ग्रैंड लीग में तो 49 नहीं लेना है, हमें कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि 49 हमारे पास नहीं आए। हमारे पास जब भी आए तो 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर करोड़ों रुपए आए। या फिर कभी हमारा टीम ऐसा हो जाए जिसपे कि हम करोड़पति बन जाए। तो भाई इतनी बड़ी टीम बनाने के लिए इतना बड़ा दिमाग भी होना चाहिए। और हमारी गलतियां क्या होती है जिसकी वजह से हम नहीं जीत पाते हैं? तो सबसे जो फर्स्ट गलतियां होती है ना वो सिलेक्शंस की गलती होती है। वो सिलेक्शन की गलती होती है। तो सबसे पहला मिस्टेक क्या होता है? सिलेक्शन, रॉन्ग सिलेक्शंस। ये जो है ना हमारा फर्स्ट गलती है, मिस्टेक। अब ऐसी बात बोलने के बाद मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं या फिर कोई जादूगर नहीं हूं कि सारा बात सही ही बोलूं। लेकिन मेरा जो अनुमान है, चूंकि पिछले कई लगभग 2 सालों से मैं लगातार ड्रीम 11 के विनर से मिलते आ रहा हूं और मिलते मिलते थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो गई है और मैं देख रहा हूं कि आखिर लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से विनर्स बन रहे हैं, क्या डिफरेंट करते हैं औरों से हटके जिसकी वजह से विनर्स बनते हैं। और जो विनर्स बनते हैं उनको भी पहले से बिलीव नहीं होता है कि ड्रीम 11 पैसे देती है। जब वो बन जाते हैं, जब उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, फिर उन्हें बिलीव हो जाता है पूरी तरह की नहीं, वास्तव में ड्रीम 11 लीगल कंपनी है और ये विनर्स को पैसे देती है। तो भाई विनर्स कैसे बनते हैं? तो सिलेक्शन, सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शंस की अगर बात करेंगे ना तो आज हम मौखिक नहीं बोलेंगे, आज आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि सिलेक्शंस में क्या गलतियां करते हैं। तो सिलेक्शंस की अगर बात करते हैं, अभी BBL चल रहा है तो BBL की अगर बात करें ना तो हम आपको दिखाते हैं। अभी एक चीज और है, बिहार के ज्यादातर युवा क्लीन स्वीप कर रहे हैं और रैंक 1 पे आ रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एड्रेस नहीं मिल पाने के बाद वजह से हम इंटरव्यू नहीं लेके आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही एड्रेस हमारे पास आएगा हम उनका इंटरव्यू भी लाएंगे। और कल BBL का एक मैच हुआ था बिग ब्लास्ट लीग का, उसमें एक बिहार के ही लड़के हैं जिनका नाम गोविंद कुमार है। उन्होंने अपना फर्स्ट रैंक लाया और करोड़ों युवाओं को काटते हुए पहले स्थान पे आए। तो करोड़ों युवाओं की जब बात आती है ना तो एक टीम की बात आती है। तो होता क्या है कि एक कॉन्टेस्ट होता है, 49 रुपए का कॉन्टेस्ट है, 49 रुपए की कॉन्टेस्ट है। और 49 रुपए की कॉन्टेस्ट में प्रतिभागी कितने हैं? तो 49 रुपए का जब कॉन्टेस्ट होगा तो मिनिमम ज्यादातर देखा जा रहा है कि 40 से 50 लाख लोग होते हैं, 40 लाख। और उन 40 लाख लोगों में हो सकता है कि हमारा भी जो टीम हो सकता है हमारा एक टीम हो सकता है हमारा 2 टीम हो, 3, 4 और मैक्स जो है 20 टीम होती है। मतलब ड्रीम 11 समय के साथ अप टू डेट ला रही थी। जब ड्रीम 11 आई थी तो 5 टीम ला रही थी, उसके बाद धीरे धीरे 8 किया, 11 किया और आज के डेट में आप एक आईडी से 20 टीम लगा सकते हैं। लेकिन जब हम 20 टीम लगाते हैं जब 20 टीम लगाते हैं तो होता क्या है, ड्रीम 11 ने क्राइटेरिया बढ़ा दिया कि आप 20 टीम तक लगा सकते हैं। लेकिन ड्रीम 11 ने आज तक ये क्राइटेरिया नहीं बढ़ाया कि जो लाइनअप का समय है, पहले भी 30 मिनट से लेके 30 मिनट तक का लाइनअप होता था और आज भी 30, 15, 20 मिनट तक का लाइनअप होता है। मतलब लाइनअप की अगर बात आती है, लाइनअप, अब लाइनअप बोले तो लाइनअप क्या होता है? तो ज्यादातर जो नए प्लेयर्स हैं जो ड्रीम 11 पे टीम लगाते हैं उनको पता नहीं होता। तो लाइनअप की बात करते हैं तो लाइनअप का मतलब होता है कि जब टॉस होती है
तो प्लेइंग 11 जो दो टीमें खेलती है, दोनों टीमें अपना अपना प्लेइंग 11 देती है कि हमारे टीम में आज कौन 11 खिलाड़ी खेलेंगे और सामने वाले टीम में कौन 11 खिलाड़ी खेलेंगे। और जो 11 खिलाड़ी खेलते हैं ना, तो ड्रीम 11 पे टोटल 22 प्लेयर्स होते हैं, 22 नहीं, अगर यूं कहा जाए तो जितने भी 15-15 प्लेयर्स है ना, उन सबका लिस्ट होता है, लेकिन 15-30 प्लेयर्स के लिस्ट में 22 प्लेयर्स का अनाउंसमेंट होता है कि 22 प्लेयर्स खेलेंगे। तो जो प्लेयर खेलते हैं ना, उनको ग्रीन कलर से अनाउंस लिखा हुआ होता है, ANOUNCED, अनाउंस। मतलब जो खेलने वाले खिलाड़ी है 22 प्लेयर, एक टीम के 11 प्लेयर और दूसरे टीम के 11 प्लेयर, उनमें हरा कलर से अनाउंस लिखा हुआ आता है। और जो नहीं खेलने वाले खिलाड़ी है तो उसमें पहले नॉट अनाउंस लिखा हुआ आता था, लेकिन अब जो है रेड कलर से पॉइंट बना हुआ आता है, पॉइंट बना हुआ होता है इस तरह करके, जो नहीं खेलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं और कौन खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। और जो खिलाड़ी मैच में शामिल नहीं है उसके लिए नॉट अवेलेबल लिखा हुआ होता है। मतलब जो खिलाड़ी मैच में शामिल नहीं है लेकिन लिस्ट में उनका नाम है, उनके लिए नॉट अवेलेबल लिखा हुआ होता है। तो बात आती है 20 टीमों की। तो 20 टीमों की अगर बात की जाए ना, तो होता क्या है कि 20 टीम, जब हम बात करते हैं 20 टीम की, तो भाई हमने 20 टीम लगा लिया, 20 टीम लगा लिया, 20 टीम तो हमने लगा लिया और हमने कॉन्टेस्ट ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन लाइनअप मेरा कब आया? जब मैच स्टार्ट होने का 20 मिनट बिफोर, मतलब पहले, मैच स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले लाइनअप आया। मतलब एक टीम के लिए हमें कितना समय मिल रहा है? 1 मिनट। फॉर 1 टीम, मतलब 1 मिनट में हमारा जो लाइनअप है वो एक टीम का हो जाना चाहिए। और 1 मिनट में 11 प्लेयर्स को हमें सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा प्लेयर्स आज बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, कौन सा प्लेयर्स आज परफॉर्मेंस नहीं करेगा, कौन से प्लेयर्स को आज हम अपना कैप्टन बनाए और कौन से प्लेयर्स को आज कैप्टन नहीं बनाए। तो भाई सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना, उस समय हमारी थोड़ी भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड पे प्रेशर होता है कि आज हमें 20 टीमों का लाइनअप करना है और 20 टीमों में कौन से प्लेयर्स खेलेंगे। अगर एक टीम में 11 प्लेयर्स को हम डालते हैं तो दूसरे टीम में कुछ चेंजेस करने की सोचते हैं, तीसरे टीम में कुछ चेंजेस करने की सोचते हैं, चौथे टीम में, और इस तरह करके टोटल 20 टीमें होती है, जिसमें हम थोड़े थोड़े चेंजेस करके अपनी टीम को क्रिएट करते हैं और भगवान से मनाते रहते हैं कि हे भगवान आज का करोड़पति हमें बना दे। तो भाई भगवान से मनाने की जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने जो 20 टीम लगाया है ये 20 टीम ना लगाएं। इससे क्या होता है, 20 टीम लगाने से आपका तो टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा लाइनअप में, उसके साथ साथ आपका लॉस होना तय है, आपका हारना जो है वो पूरी तरह से फिक्स है कि आज आप हारेंगे ही हारेंगे। क्योंकि आपका जब कॉम्बिनेशन टीम का नहीं बैठ पाएगा, अनाउंसमेंट सही नहीं हो पाएगा, लाइनअप आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग में ये नहीं सट पाएगा कि आज कौन सा प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो भाई 20 टीम मिलती है ना, और अगर लाइनअप की बात की जाए ना, तो लाइनअप के लिए कम से कम हमारे पास जो है 5 से 6 टीमें होंगी, तो 20 मिनट अगर हमें मिलेगा तो अच्छा खासा पर टीम के लिए 3 से 4 मिनट सोचने के लिए हमारे पास सोचने का समय मिल जाएगा। तो 5 टीमें हैं और जरूरी नहीं है कि 20 टीम लगा के हम जीत ही जाएंगे। जिस दिन हमें जीतना होगा ना, उस दिन हम एक ही टीम से जीत जाएंगे। तो 5 टीम अगर लगाएंगे तो 4 से 5 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें हमें सोचने की समय मिल जाएगी कि आज कौन सा बेस्ट प्लेयर्स परफॉर्म करने वाला है, प्लेइंग 11 क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है, सारी जानकारी हमें मिल जाएंगी और उस स्तर से हम अपने टीम को लगा सकते हैं। तो ये कम टीम लगाए, 4 से 5 टीम लगाए, 2-3 टीम लगाए और अच्छा सा टीम बनाए कि एक अच्छी सी विनिंग कर पाए। 20-20 टीम ना लगाए जिससे कि हमें सोचने का समय नहीं मिल पाए कि कौन प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये तो हमारी फर्स्ट मिस्टेक थी। आप देख रहे होंगे कि ये पहला मिस्टेक है। और अब दूसरे मिस्टेक्स की अगर बात की जाए, सेकंड मिस्टेक की अगर बात की जाए, तो वो होता है परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन, कि कौन सा खिलाड़ी का कितना परसेंट सिलेक्शन हुआ है। हम अपनी टीम बनाते हैं और उसको देखते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस की अगर बात की जाए, परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस की बात की जाए, तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस क्या होता है? ज्यादातर जब 22 प्लेयर्स का अनाउंसमेंट होता है तो हम देखते हैं कि मान लिया जाए कि कोई खिलाड़ी है, जैसे, तो होता क्या है कि ज्यादातर मैचों में आप देखेंगे जब खिलाड़ी होते हैं तो उनका सिलेक्शंस हाई होता है। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जिनका सिलेक्शंस हाई होता है और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है हाई सिलेक्शंस।
हाई सिलेक्शन, पहला मिस्टेक होता है। हमारे मन में बैठ जाता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है और आज ये मार के अकेले ही गर्दा छोड़ा देगा, बॉलरों को गुदाने का नहीं। तो भाई अगर वो बड़ा खिलाड़ी है तो सामने वाला बॉलर क्या दूध पीता बच्चा है जो उसको मारने दे देगा? अगर इतनी बड़ी टीम में खेलने के लिए आया है तो बिना अनुभव के कोई नहीं आता है, बहुत सारी संघर्ष करनी पड़ती है, जिसके बाद लीग में उसका सिलेक्शन होता है, उसके बाद टीम में उसका सिलेक्शन होता है। तो भाई यहाँ पे कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब बराबर है और डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन। जब सिलेक्शन की बात करेंगे ना तो मान लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया प्रीमियम लीग चल रही है और उसी से बात करते हैं, आरोन फिंच की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन आरोन फिंच की बात करते हैं, या फिर एक मैच का लाइव प्रूफ आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके आते हैं और ड्रीम 11 अकाउंट पे लेकर के आते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। तो जब ड्रीम 11 पे हम आते हैं, लीडर बोर्ड है और लीडर बोर्ड में देखेंगे कि 12 करोड़ का मैच था और 31,66,825 लोग थे। कितने लोग थे? 31,66,825। कॉन्टेस्ट साइज 12 करोड़, कॉन्टेस्टेस्ट 31,66,825। एंट्री 49 रुपए। तो ये कल का मैच था जिसमें कॉन्टेस्ट साइड था 12 करोड़ का और 12 करोड़ में जो पहला प्राइस था वो 1 करोड़ रुपए था। उसके बाद जो खेलने वाले प्रतिभागी थे जिनका टीम था उसमें 31,66,825 लोग थे और कोई इसमें से एक ही आदमी विनर बनेगा। मतलब अगर एक आदमी को निकाल दिया जाए, यहां से -1 कर दिया जाए तो बचता कितना है? 31,66,825 आदमी, सॉरी 24 आदमी, जिसमें कि हमारी टीम नहीं होती है उन एक टीम में। अब एक आदमी जो विनर बना, अब इस आदमी को कहां खोजे, सवाल ये बनता है। और जब ये आदमी को हम नहीं देखते हैं ना कि कहां है नहीं है और पता नहीं चल पाता है तो हमें बिलीव नहीं होता है, हम अपने आसपास में नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे आसपास में कोई जीता हुआ नहीं होता है, तो बिलीव नहीं होता है कि ड्रीम 11 वास्तव में पैसे देती है। एक जिले की आबादी 12 लाख 15 लाख होती है और एक गेम में 3 से 4 जिले के बराबर की आबादी आती है। तो भाई आप कहां जानेंगे कि कौन प्लेयर कहां से और कितना खेल गया? डिपेंड करता है। तो इस कारण से हमें ड्रीम 11 पे विश्वास नहीं होता है कि ड्रीम 11 पे विनर बनते। लेकिन भाई जब आप हमारे चैनल पे आएंगे ना, हमारे 2 चैनल है, दोनों पे अगर आएंगे तो बहुत सारे विनर्स का इंटरव्यू डाला हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। और एक भी विनर्स का जो इंटरव्यू है वो फ्रॉड नहीं है, सब लीगल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप मिलना चाहें तो आप हमारे मेल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उनकी एड्रेस देंगे, आप जाके मिल सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में ड्रीम 11 पैसे देती है या नहीं देती है। तो चलिए ये तो वो बात हो गई। अब 31,66,825 लोग हैं और एंट्री फीस कितनी है? 49 है। और इस एंट्री फीस में आप देख सकते हैं कि इतने लोग में जो हमारा लीडर बोर्ड है और उस लीडर बोर्ड में जो टोटल प्लेयर्स है, उन टोटल प्लेयर्स में हमारा जो रैंक है वो रैंक है 26,31,632। मतलब, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं, विनिंग जोन तक लिखा हुआ नहीं है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल पॉइंट हमारा जो है 521.5 था, जिसमें कि हमने जो टीम बनाया था उसमें हमारे विकेट कीपिंग सेक्शंस वाले में जय क्लार्क थे और जॉस इंग्लिश थे। दोनों का पॉइंट काफी बढ़िया था। उसके साथ साथ हमारा जो कैप्टन का सेक्शन था उसमें फेक डू प्लेसिस थे, उसके बाद एच कैरी वाइट थे जिन्होंने 20 पॉइंट दिया था और टिप फ्रांस रोगर थे। तो इसमें हमारे एक प्लेयर्स जो फेक डू प्लेसिस है उन्होंने अच्छा पॉइंट दिया था, बाकी 2 खिलाड़ी ने हमारा पॉइंट नहीं दिया। और ऑर्लैंडो वाले सेक्शंस में मार्क स्टोनिक थे और ए हार्डे थे। तो ए हार्डे तो 51 पॉइंट दिए, लेकिन मार्क स्टोनिक की अगर बात की जाए तो मात्र 1 विकेट ले पाए थे और बैटिंग से कोई परफॉर्म नहीं की, जिसकी वजह से मात्र 25 पॉइंट दिए। और हमारे कैप्टन थे 26 पॉइंट दिए, इसलिए हमारे जो कैप्टन थे इस कारण से टोटल 29 पॉइंट दिए। 29 पॉइंट थे कैप्टन होने के कारण, टोटल पॉइंट हमारा 58 हुआ, चूंकि कैप्टन का पॉइंट डबल होता है। तो बहुत फैक्टर करता है कि कैप्टन कैसा होना चाहिए और कैसा पॉइंट मिलेगा। तो हमारे कैप्टन फॉल्स हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो सेक्शन था वो विनिंग से बाहर हो गया। अब बॉलिंग वाले सेक्शंस में आते हैं तो ट्रेंट बॉल थे, एन कुंटर नाइल थे, पिछला 2 मुकाबला इनका काफी ज्यादा बढ़िया था। उसके बाद एडम जंपा थे और जय रिचर्डसन थे।
तो जय रिचर्डसन को हमने वाइस कैप्टन बनाया था, क्योंकि पिछले 2 मैचों में इन्होंने अच्छा खासा 100 प्लस पॉइंट दिया था और कैप्टन की भूमिका निभाई थी। तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये अटैच हो गया कि ये तो फेल नहीं हो सकता है, और इसके अलावा दूसरा को बनाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे। तो भाई जब ये फेल नहीं हो सकता है तो सब इसको बना देगा तो सब ना जीत लेगा, अकेले हम कैसे जीतेंगे। तो हमने क्या किया कि हमारा माइंड का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, हमारा दिमाग हलचल में रह गया और हमने जय रिचर्डसन को वाइस कैप्टन बना दिया। तो ना तो हमारे मार्क स्टोनिक जो कैप्टन है वो चल पाए और ना ही हमारे जय रिचर्डसन वाइस कैप्टन है वो चल पाए, और हमारा टीम टोटल 521.5 पॉइंट पे सिमट के रह गया और हम विनिंग जोन से बाहर हो गया। अब चलिए विनिंग जोन की बात करते हैं। तो विनिंग की अगर बात की जाए तो आप देख रहे होंगे ये 12 करोड़ का जो कॉन्टेस्ट है उसमें पहले रैंक जो है उसमें पहला प्राइज 1 करोड़ है, दूसरा प्राइस 15 लाख है और तीसरा प्राइस 7 लाख है। ये बड़ा मोटा अमाउंट है। उसके बाद चौथे प्राइस पे 3 लाख है, पांचवें प्राइस पे 2 लाख है और छठे प्राइस पे 1 लाख है, सातवें पे 50,000 और 8 से 17 का जो रैंक है उस पे 10,000 है। मतलब 17 रैंक तक अगर आप आते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मैंने इतना पैसा जीत लिया 49 रुपए लगा करके। लेकिन उसके नीचे अगर आते हैं तो 18 से 28 तक में भी 9,000 है, और टोटल अगर देखा जाए ना तो 49 रुपए की टीम पे एक 314 से 340 तक बड़ी प्राइस है, 368 तक 900 रुपए तक आप जीत सकते हैं इतने रैंक के अंदर आते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी होनी चाहिए कि अगर रैंक हमारा एक नहीं हो तो भाई हम विनिंग जोन से बाहर नहीं आए, कम से कम हमारा रैंक 1 to 400 के बीच होना चाहिए। अगर 1 से 400 के बीच में अगर हमारा रैंक आता है, हमारा जो सोच होना चाहिए कि हमारा रैंक 1 से लेकर के 400 के बीच होना चाहिए। अरे हमको करोड़ों नहीं चाहिए लेकिन हजारों में तो आए। अगर 49 लगा करके अगर 1000 रुपए जीत रहे और डेली हमारा टीम अगर 400 रैंक के अंदर आ जाता है तो 1000 रुपए तो हम जीत पाएंगे। अगर 1000 रुपए रोज जीतते हैं तो महीने का 30,000 रुपए कम नहीं होती है। 30,000 रुपए एक सरकारी जो जॉब होल्डर होते हैं ना उसकी सैलरी होती है। तो भाई करोड़ों के सपने तो देखना ही देखना है, लेकिन ये भी सपना देखना है कि हमें कम से कम 1000 रुपए भी विन करना है। अगर नहीं, अब देखते हैं टोटल विनर्स इसमें कितने बनेंगे। तो 1,63,278 से लेके 20,53,000 20,53,037 लोग जो है ना 20,53,037 लोगों तक लास्ट प्राइस जाने वाला है, मतलब 49 रुपए का। मतलब 1,63,000 से लेके 20 लाख तक के बीच जो लोग हैं उसको 49 लाख मिलेगा। लेकिन अगर विनिंग जोन की टोटल कॉन्टेस्टेड की बात की जाए तो 31 लाख लोग हैं, मतलब 11 लाख लोगों को 1 रुपए नहीं मिलेगा। और यही 11 लाख लोगों का जो पैसा जाता है ना ये विनर्स के पास जाता है। तो हमेशा जो टीम होनी चाहिए वो रिक्सी होनी चाहिए। सोचना चाहिए कि हमें 1 से 400 के बीच आना है और नहीं तो विनिंग जोन से बाहर चला जाना है। हमने जो एंट्री दिया है ना वो हमें नहीं चाहिए। अगर 49 रुपए दिया, 49 रुपए लिया, 49 रुपए दिया, 49 रुपए दिया, तो खेलने से फायदा क्या है? नहीं खेलेंगे ऐसी मैच। हम खेलते हैं जीतने के लिए ना, या तो जीत जाए या तो लॉस हो जाए। रिस्क लेना पड़ेगा, दिखानी पड़ेगी जिगरी। मैच स्टार्ट होता है, देखते हैं विनिंग सेक्शंस में है और मैच अंतिम होते होते सोचते हैं कि भाई विनिंग जोन में आ जाए, हमारा पैसा वापस हो जाए। तो ऐसा कैसे चलेगा भाई? जीतना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क की बात अगर करें ना, अब सिलेक्शंस की बात करते हैं। सिलेक्शंस पे आ रहे थे हम, तो सिलेक्शंस की बात करते हैं। तो ये लीडर बोर्ड है और लीडर बोर्ड पे आते हैं। आप देख सकते हैं ये जो बंदा है ना इसका नाम रवि कुमार है और कल तक इसकी आईडी में बिहार दिख रहा था, लेकिन आज अचानक से इसकी आईडी में वेस्ट बंगाल दिखने लगा है। इन्होंने अपने आईडी का लोकेशन चेंज कर दिया है, रवि कुमार है, हालांकि कल तक बिहार दिख रहा था। और इन्होंने टोटल इनका विनिंग परसेंटेज 61 है और कॉन्टेस्टेड 1854 खेले हैं। इनका जो सिलेक्शन है ना, जे क्लार्क थे, जॉस इंग्लिश थे, फेक डू प्लेसिस थे, एन लार्किन थे, एन हॉविसन थे, एन मार्क स्टोनिक, टी वेबस्टर, ए हैदर। और बॉलिंग वाले सेक्शन में बी वैनड्रूप, एल वुड और टी हैट्सगुलू। हैट्सगुलू जो है ना काफी ज्यादा डेंजर प्लेयर है। इसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये विनिंग सेक्शंस में आएगा और ड्रीम टीम में का हिस्सा बन के रहेगा। अब देखते हैं सिलेक्शंस की बात। तो ये तो वो हो गई। अब कंपेयर करके देखते हैं स्टेट। इसका जो टीम था उसमें इसका कैप्टन एल वुड था, एल वुड जो कल पहला मैच खेले थे। और एलवुड का जो सिलेक्शन था ना, इनका पहला जो टोटल ड्रीम टीम पॉइंट था 163 पॉइंट था और सिलेक्शन जो था मात्र 21% सिलेक्शन था इनका। मतलब 100 में मात्र 20 लोगों ने इनका सिलेक्शन किया था। और कैप्टन के रूप में इनका जो सिलेक्शन था मात्र 1.87%, मतलब 34 लाख में 50,000 के आसपास आदमी में ये कैप्टन रहे होंगे। उसके साथ साथ वाइस कैप्टन में 2% थे। उसके बाद जॉस इंग्लिश थे, इनका भी सिलेक्शन 72% था। लेकिन जो हाइलाइट्स है, कैप्टन में 2%, वाइस कैप्टन में 4%, फेक डू प्लेसिस थे 84% इनका सिलेक्शन था। ये होते हैं मतलब वैल्यूएबल सिलेक्शन। फेक डू प्लेसिस साउथ अफ्रीका के कैप्टन रह चुके हैं और इनका जो सिलेक्शन था 84% था। लेकिन लोगों के मन में क्या धारणा थी?
काफी अपोजिट चल रहा था। ये डिपेंड करता है कि लोगों के मन में क्या धारणा था। तो 84% सिलेक्शन था, 100 में 84 लोगों ने ले रखा था, लेकिन और कैप्टन और वाइस कैप्टन पे आकर के देखते हैं तो क्या होने वाला था। तो कैप्टन में मात्र इनका सिलेक्शन 9% था, 9%, क्योंकि फेक डू प्लेसिस पीछे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लोगों ने सोचा कि परफॉर्म नहीं करेंगे और कल परफॉर्म कर गए, तीसरे स्थान पे आए पॉइंट देने में, तीसरे स्थान पे, मतलब एल वुड, जॉस इंग्लिश, उसके बाद फेक डू प्लेसिस ने तीसरे स्थान पे टोटल पॉइंट 110 पॉइंट किया और लोगों की सोच से ऊपर हो गया। और इनका जो कैप्टन में सिलेक्शन था 9%, वाइस कैप्टन में 6% सिलेक्शन था। लेकिन अगर इनके टीम की बात की जाए ना, तो जो विनर है, विनर के टीम में फेक डू प्लेसिस ना तो कैप्टन है ना वाइस कैप्टन है, ना तो कैप्टन है ना वाइस कैप्टन है। अगर 110 पॉइंट है, वाइस कैप्टन होते तो 160 पॉइंट देके जाते, लेकिन विनर का जाकर के देखिए एच वैंडरूप है जो 124 पॉइंट दिए, मतलब 80 के आसपास नॉर्मल पॉइंट दिए हैं, 1.5 गुना करके 124 पॉइंट हुआ। अगर इससे भी ज्यादा एलवुड के साथ अगर किसी ने फेक डू प्लेसिस को अगर वाइस कैप्टन बनाया होता तो क्या होता, वो कैप्टन बनता, या फिर एलवुड के साथ जॉस इंग्लिश को वाइस कैप्टन बनाया होता तो वो बनता। लेकिन भाई इन दोनों के, एलवुड के साथ, एलवुड तो कैप्टन रहे, लेकिन एलवुड के साथ ना तो जॉस इंग्लिश वाइस कैप्टन रहे, ना ही फेक डू प्लेसिस रहे तो कौन, एच वैंडरूप रहे। एक मैच में परफॉर्म किए थे, उसके बाद नहीं कर रहे थे। और उसके बाद उनके टीम की अगर बात करें तो एच हॉब्सन, इनका सिलेक्शन 0.42% था। तो यही सिलेक्शन होता है, मतलब 11 टीम में 5 से 6 प्लेयर्स ही ऐसे होने चाहिए जिनका की हायर सिलेक्शन होता है और अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी 4 से 5 प्लेयर्स का ऐसे सिलेक्शन करें जिसका सिलेक्शन ना के बराबर हो। अगर वो चल गए ना तो आपको विनर्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि मात्र 124 पॉइंट वाइस कैप्टन के साथ, इनकी वजह से, मतलब वाइस कैप्टन और कैप्टन ने मैच नहीं जिताया। मैच किसने जिताया, जिसको किसी ने नहीं रखा था, और किसे किसने नहीं रखा था, एच वैंडरूप को 1.36% लोगों ने रखा था कैप्टन में और वाइस कैप्टन में। मैच नहीं, एच वैंडरूप ने नहीं जिताया, मैच किसने, एन हॉब्सन ने 17% सिलेक्शन था और कैप्टन और वाइस कैप्टन में मात्र 46% और 0.55% सिलेक्शन था। टी वेबस्टर का 75 पॉइंट था, 69% सिलेक्शन था, लेकिन मात्र कैप्टन वाइस कैप्टन में 8% 60% था। और हैच गुलू की बात करते हैं जो पहले खेले हैं कल, हैच गुलू, भाई इनको तो हम पहचानते भी नहीं है और जान भी नहीं पाए। तो एनालिसिस करनी होगी कि भाई कौन सा खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करता है। पहली बार खेला तो क्या हुआ, खिलाड़ी है ना, परफॉर्म कर सकता है। इसका जो सिलेक्शन था, कितना सिलेक्शन था, 64 पॉइंट दिए थे, 10% सिलेक्शन था, 1% कैप्टन में और 1.2% वाइस कैप्टन में। जे क्लार्क थे, एच हैदर थे, 13% सिलेक्शन था कैप्टन और 12% इसमें, लेकिन 51 पॉइंट देके रह गए। तो पिछले जो परफॉर्मर्स थे वो पानी में चले गए, नए वाले परफॉर्मर आकर के टीम जिता के चले गए। तो भाई सिलेक्शन पे ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपने सिलेक्शन पे ध्यान दे दिया ना तो आपको मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। या तो हमें 1 से 400 रैंक के बीच आना है, और नहीं तो हमें विनिंग सेक्शन से बाहर जाना है, हमें 49 रुपए नहीं चाहिए। और जिस दिन हमने ऐसा किया ना, जिस दिन से हमारी ये आदत हो गई ना, उस दिन से आने वाले कुछ ही मैचों में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है।